हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया हो। अभी अगले इसी चैप्टर का हम आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। हम इसमें अभी पढ़ेंगे कि जब वो मतलब पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्या क्या हुआ था, हिटलर कौन था, वो हेलमट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि उसको बाद में क्या हुआ, या फिर मतलब वो सब क्यों हुआ इन एक्चुअल। तो शुरुआत करते हैं। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर द वर्ल्ड वॉर वन, which was from 1914 to 1918, alongside the Austrian Empire against the Allies, England, France, and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on eventually during Europe of all its resources. Germany made initial gain by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in the November 1918. तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि सीधे अभी यहाँ पे बात शुरू हुई है वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन से ये बात शुरू हुई है। जो वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो 1914 से 1918 तक थी, और ये जो टाइम पीरियड था इसमें जर्मनी ने फिर से उनके एक्सेस पावर के साथ, जो हमने पहले देखी थी, जिसमें जापान थी, इटाली थी, फिर खुद जर्मनी थी, तुर्किस्तान था। तो ये जो 4 कंट्रीज़ ने हम एक्सेस पावर के नाम से भी हम बुलाएंगे, तो उन्होंने इस वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत की। और फिर उन्हें किनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई शुरू की? अलाइज, जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था। और जैसा हम अभी आगे पढ़े नीचे लिखा है कि बाद में यूएस आया, मतलब यूएस अमेरिका आया। तो फिर उसके बाद अभी क्या होता है, तब जर्मनी का जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने वाली थी, मतलब या फिर जब थी, तो वो टाइम पे जर्मनी पे जो एम्परर था उसका नाम था केसर विलियम्स। क्या नाम था दोस्तों? केसर विलियम्स। तो मैं अभी ये बोलूँगा कि केसर विलियम्स ने मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स कंट्री, जैसे अभी ऑस्ट्रिया हो गया, जैसे यहाँ पे दिए वाला में ऑस्ट्रियन एम्पायर। सो उनके साथ मिलकर उसने ये डिसाइड किया कि हम वॉर करेंगे। और फिर उसके दोस्तों ने भी मतलब उसके साथ मतलब उसके हाँ में हाँ मिला दी, और फिर कहे कि ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे साइड से हम वॉर करेंगे। और सबने मतलब ये आशा बताई कि मतलब ये चीज़ मतलब उनको लगा ही नहीं कि ये जो वॉर थी वो 4 साल तक, उनको लगा कि एक या फिर एक साल में ये जो वॉर होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर हमें मतलब आज़ादी से, कि जो हमने वॉर में जो उनके आगे जाके लूट लिया, तो वो हमारे यहाँ पे हमको एज अ ट्रेजर बोलकर काम में आएगा। तो ऐसा सबको लगा था। और वो टाइम पे मतलब जब तक यूएसए की एंट्री कब हुई थी? 1917 में। जब तक यूएसए की एंट्री नहीं हुई थी तब तक जो एक्सेस पावर थी वो स्ट्रांग थी एज़ कम्पेयर टू अलाइज। और क्योंकि तब जो यूएसए था उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, और न्यूक्लियर बॉम्ब हम जानते हैं कितना ख़तरनाक होता है। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में हमें तो सबको पता ही है। तो इसलिए अमेरिका से सब लोग डर। और जब अमेरिका ने कब 1917 में जब अलाइज का साइड ली, तो तब जर्मनी हार गई। पर फिर भी जर्मनी ने फ्रांस, मतलब थोड़ा सा हिस्सा फ्रांस का और बेल्जियम का कैप्चर करने में सक्सेस उनको मिल गया था। पर जब यूएस की एंट्री हुई तो ऑफ कोर्स फिर उनको वो जगह फिर छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अगर यूएस अगर अपने पे आ गया तो फिर बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और सेंट्रल पावर्स जो थे वो नवंबर मंथ के 1918, ये मंथ साल जो है, तब जर्मनी की और जो एक्सिस पावर थी उनकी डिफीट डिक्लेयर हो गई थी। और फिर इतना हो गया था
तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो हमें जो एक बहुत स्पेशल चीज़ हमें मिल जाएगी वो है ये नवंबर क्योंकि आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइप चीज़ है। जो ये वाइमर जो हमारा ये लेसन मतलब ये सेक्शन का नाम है, जो ये स्पेशल नाम दिया गया है वाइमर रिपब्लिक। तो अभी मैं आगे आपको बोलता हूँ। और ये नवंबर का इस वाइमर रिपब्लिक से क्या रिलेशनशिप है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे आगे पढ़ते हैं हम। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a feudal structure. Deposits were now elected to the German parliament or Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by adults including women. दोस्तों, तो हमें आगे बताया जाता है कि मैंने सबको कहा जब तक कि यूएसए की एंट्री इस वर्ल्ड वॉर 1 में जब तक नहीं हुई तब तक जो जर्मन था वो एम्परर था। और फिर एब्डिकेशन ऑफ एम्परर, मतलब यहाँ पे एब्डिकेशन का मीनिंग आपको बताता हूँ। एब्डिकेशन का मीनिंग यहाँ पे होता है बहिष्कार। अभी जैसे वो केसर विलियम्स की बात में आके जब जर्मनी के लोगों ने फिर ठीक है बोला कि हो चलो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे इस वॉर के लिए, पर ये बहुत देर तक चली। और वॉर हमेशा फ्री कुछ नहीं लाती है, ओनली डिस्ट्रक्शन साथ में लाती है, क्योंकि वॉर में पैसा लगेगा, क्योंकि हमको उसके लिए फ़ाइट करने के लिए अच्छे टैंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें लगते हैं ना, आर्म्ड वगैरह, तो पैसा लगेगा। और फिर वैसे थोड़ी थोड़ी आराम से अभी इकोसिस्टम फिर इकोनॉमी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी क्रैश होने लगती है वो कंट्री की। और फिर ऐसे ऐसे फिर वहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाता है, करेंसी क्राइसिस, जैसे अभी आगे इसमें है कि करेंसी क्राइसिस हो जाता है कीसर विलियम्स की वजह से, क्योंकि वो वॉर में ज़्यादा पैसा लगाता है, इसके वजह से वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो किंग का बहिष्कार कर दिया कि जो प्रजा थी उन्होंने इतना बड़ा मतलब उनको मतलब सदमा टाइप लग गया कि मतलब बहुत हमने पैसे लगाए थे इसमें पर हार गए। अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउन नीचे जा रही है। तो फिर तब लोगों ने मतलब गुस्से में आके एम्परर को कहा कि तुम अभी एब्डिकेशन दो, मतलब अभी हम तुम्हें बहिष्कार कर देते हैं, तुम्हें अभी तुम्हारा राजा ये पद छोड़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यही अपॉर्चुनिटीज़ कुछ पार्टीज़ जो थे वहाँ पे, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो डेमोक्रेटिकली चाहते थे कि कुछ करें हम, तो उनको लगा कि अभी यही सही टाइम है, हमने मौका देकर चक्का मार लिया, मतलब भी कि जर्मनी की जो पॉलिटिक्स थी उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने। तो एक वाइमर नाम की जगह है, वहाँ पे वो सब एक साथ मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम सारे मतलब राइट्स वगैरह लिखेंगे। तो फिर उसके बाद जब मतलब फिर लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट जिसका नाम रिक्सटैग है। अभी देखिए ये एक मेन वर्ड है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी के पार्लियामेंट का, जैसे हमारे यहाँ का पार्लियामेंट है राष्ट्रपति भवन, तो वैसे जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो वो है रिक्सटैग। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग राइट बोलता है वो उन्होंने जर्मनी में कंडक्ट की। और फिर एक पार्टी आ गई वहाँ पे, जैसे अभी हमारे यहाँ पे लीडिंग में बीजेपी है, वैसे एक XYZ पार्टी भी यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है, तो वो पार्टी वहाँ पे आ गई। और सबसे खास बात जो यहाँ पे हुई है कि जो ये इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शंस में इंक्लूडिंग वुमेन्स को भी मतलब वोटिंग राइट दी गई थी। मतलब मेंस को तो दी ही गई थी, जैसे इंडिया में कैसा था फ्रेंड, मतलब पहले इंसानों को दी गई, मतलब मेंस को दी गई और फिर वुमेन्स को मिली, तो वैसे ही यहाँ पे एक ही टाइम पे दोनों को मिल गई थी, जैसे मेंस का और वुमेन्स का दोनों एक ही टाइम में हो गया था। तो ये सबसे ख़ास बात मुझे अच्छी लगी है जर्मनी की कि उन्होंने एट ए टाइम दोनों को भी इक्वल राइट्स में रखकर दोनों को भी वोटिंग के लिए अपील कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। तो अभी आगे पढ़ते हैं। द रिपब्लिक हाउएवर was not received well by its own people, largely because of terms that was forced to accept Germany's defeat and the end of First World War.
The peace treaty at Versailles with allies was harsh and humiliating peace. तो सबसे पहले मैं इतना ही पहले आपको चीज़ें इसकी बता देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि नवंबर का, एक मिनट, इन नवंबर का और ये वाइमर रिपब्लिक जो है, एक्चुअली वो उसका नाम है, जो मतलब जो पार्टी मैंने बोला था उसका नाम एक्चुअली वाइमर रिपब्लिक था, सॉरी मैं बोलना भूल गया। तो इनको क्यों, अभी इनका कनेक्शन नवंबर से क्यों हुआ, ये अब मैंने अभी यहाँ पे जो पब्लिक था उन्होंने मतलब वोटिंग कर दिया। वो पार्टी जो मतलब वाइमर रिपब्लिक पार्टी जो थी वो इसमें भी आ गई, किसमें, लीड में भी आ गई, गवर्नमेंट में बन गई। पर लोग उनसे खुश नहीं थे क्योंकि जो केसर विलियम्स ने जो कांड किया था, जो चीज़ उसने की थी, वो तो किसको भी एक्सेप्टेबल तो नहीं थी ना, कि उसने मतलब वॉर दी। और वॉर कुछ भी फ्री में तो नहीं लाती है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और फिर उतना होने के बाद फिर सारे लोगों फिर कुछ चीज़ें पीस ट्रीटी बोलकर एक हुआ था, कहाँ, वर्साइलेस में जो फ्रांस में है। तो वहाँ पे एक पीस ट्रीटी हुआ था जो बहुत ह्यूमिलेटिंग था। और फिर वो लोगों को उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थे जो जर्मनी के लोगों को, जो पीपल थी उनको एक्सेप्ट नहीं थी। पर जो ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो लोग थे, जो वाइमर रिपब्लिक वाले लोग, तो उनको वो एक्सेप्ट कुछ भी हो जाए करनी ही पड़ी। और यही रीज़न था कि जो लोग थे उनमें ही फिर उनके लिए मतलब नफ़रत थोड़ा पैदा होना शुरू हो गई थी। फिर इतना होने के बाद अभी अब बताता हूँ मैं आपको। अब जो वॉर ख़त्म हुई थी वो हुई थी नवंबर मंथ में हुई थी। और जब वॉर ख़त्म हुई तभी एट द सेम टाइम जब वॉर ख़त्म हुई, जब वो किंग तो एब्डिकेशन मिल गया था, तब ये वाइमर रिपब्लिक बना। और ख़ास बात पता है कि फिर बाद में जब वो वर्साइले में जाके वो पीस ट्रीटी, जो उसमें क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे, जब वो पीस ट्रीटी को साइन करते वो नवंबर मंथ था। और जो फिर जर्मनी के लोग उनको पसंद नहीं, तो जर्मनी के लोगों ने इस वाइमर रिपब्लिक जो थी वो कम पार्टी, तो उनको एज ए नवंबर क्रिमिनल, उनको मतलब बोलने लगे कि ये नवंबर क्रिमिनल्स है, क्योंकि इन्होंने नवंबर में जो ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्यों वो पीस ट्रीटी साइन ही क्यों किया, जिसकी मतलब वो बहुत हार्श तरीके भी उसके चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि इस जो मैं अब जो बताने चाहूँगा उस पर बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं 4 to 5 मार्क्स के भी, तो ये आप अच्छे से सुन लेना। तो उसमें फिर जो हार्श और ह्यूमिलिटी जो पीस ट्रीटी थी जो अलाइज ने बनाई थी, उसमें क्या क्या था मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी, 10th of its population, 13% of territories, 75% of its, सॉरी शायद इससे दिखेगा ही नहीं आपको, उससे अगर मुँह से बोल दूँ तो। और ठीक है, स्टार्टिंग से बोलता हूँ। Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. The War Guilt Clause held Germany responsible for the war and the damages the Allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amount to 6 billion mark. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of 1920s. Many Germans hold the new Weimar Republic responsible for not only the defeat of the war but the disgrace at Versailles. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो पीस ट्रीटी जो साइन हो गई थी वर्साइलेस में, जो फ्रांस में है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उन्होंने
सबसे पहली चीज़ तो थी कि उनको उनकी 13% टेरिटरी उनकी गई। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जर्मनी था। अभी यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हिस्सा जो ऐसा पूरा ब्लू लाइन से है, ये ऐसा एरिया, जो यहाँ पे डेनमार्क का थोड़ा सा पार्ट वगैरह, ये जो एरिया आता है ये पूरा, ये इतना पूरा पहले जर्मनी था। तो ओवरसीज कॉलोनीज मतलब जो ये सी के पास के जो ये वाले एरिया है ना, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ एनोटेशन करके, जो ये ऐसे सीज के पास के जो कॉलोनीज, उनको ये ओवरसीज कॉलोनीज बोलते हैं। तो वहाँ पे उनके वो कुछ कॉलोनीज गए जो उनकी 10% पॉपुलेशन थी वहाँ पे, जो अभी घट गई। उनकी जो 13% वो टेरिटरी थी, और फिर बाद में उनकी 75% आयरन ओर्स मतलब बोलते हैं वो, 26% कोल टू, मतलब जो भी वो मतलब और में से जो भी वो उनका निकलता था, जितने भी वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को गया। और फिर जो अलाइड पावर थी, उन्होंने जो एक्सेस पावर थी, स्पेशली जर्मनी को ही ये वॉर हुई, इसका मतलब रीज़न तुमने वॉर शुरू की और तुम्हारे वजह से हमारी जो कंट्री है उसको बहुत नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से तुमको हर साल कंपल्सरी 6 मिलियन मार्क वो टाइम की वहाँ की करेंसी थी। ये जो एक मिनट, ये जो थोड़ा अजीब सा सिंबल दिख रहा है, वो तब टाइम का उनका वो सिंबल था मार्क को, जैसे हम इंडियन रुपीस को ऐसे बताते हैं, डॉलर को ऐसे बताते हैं, तो वैसे ही मार्क को वो टाइम पे था जर्मनी की करेंसी। फ़िलहाल तो अभी यूरो है। और फिर ये हो गया, और उसके बाद फिर क्योंकि अभी जर्मनी किसी राजा के साथ साजिश करके उनके मिलिट्री वाले उनको कुछ मतलब ना करे, इसलिए डीमिलिटराइज कर दी, मतलब वहाँ से जर्मनी से आर्मी हटा दी। और तब मतलब आर्मी का यूज़ कब होगा कि जब उन्हें चाहिए तभी वो आर्मी उनके नीचे काम करेगी। मतलब अभी जर्मनी की आर्मी अलाइज के नीचे करेगी, जब अगर ये अलाइज की आर्मी का कोई हेड या फिर वो आका जो कोई भी रहेगा, प्रिंस या फिर राजा वगैरह या फिर कोई भी गवर्नमेंट पार्टी लीडर, जब तक वो नहीं बोलेगा, प्रेसिडेंट टाइप, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक जर्मनी में कोई भी मिलिट्री बना नहीं सकता, न जो मिलिट्री थी बची कुची वो एक्टिव रह सकती थी। और यही जो चीज़ थी जिसका सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों का आया। उसके बाद फिर उन्होंने राइनलैंड बोलकर एक जगह है जो उनकी मोस्ट मतलब जहाँ पे उनकी मतलब बहुत फर्टाइल से भी अच्छा बोल दूँ कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उनकी माइंस थी, हाँ माइनरी एरिया था वो, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पे उनकी सारे कोल माइंस, आयरन ओर माइंस, वैसे सारे माइंस वगैरह थे यहाँ पे। और फिर ये सारे माइंस तो थे वहाँ पे। तो फिर अभी इनको कभी कभी मिलता ही नहीं था, मतलब वो पार्ट से वो मतलब एकदम 6 मिलियन मार्क उनको कर देना नहीं होता था। तो फिर वो लोग इस लैंड पे जाकर वो लैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर ये चीज़ ने लोगों के दिल में मतलब ये सारी चीज़ें हुए जिसकी वजह से लोगों के दिल में और उनके लिए नफ़रत बढ़ती गई। एक तो सबसे पहली बात कि वॉर हार गए वो भी थी, और दूसरी सबसे मेन बात जो इतनी हार्श स्थिति थी कि डीमिलिटराइज करना, अगर वैसी चीज़ें हुए तो फिर वो सब चीज़ों में फिर लोगों को गुस्सा आने लगा कि जो ये वर्साले में हुआ ये सारी चीज़ें तो वो हमें पसंद नहीं, ऐसा वगैरह। तो ये एक मतलब क्वेश्चन का पॉइंट्स था। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि व्हाट वेर द कंडीशंस इन द पीस ट्रीटी एट वर्साले। तो तब आपको ये सारी चीज़ें लिखने पड़ेंगे कि $6 मिलियन मार्क कंपलसरी बना दिया गया था उनके लिए, डिमिलिटराइज कर दिया गया था। फिर उनको और उनकी जो आयरन और कोर उनको
फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया ऐसे आयन 75% और 26% कोल उनको वहाँ पे भेजना पड़ता था। ओवरसीज कॉलेज गए जो जिसमें उनकी 10% पॉपुलेशन थी और 13% टेरिटोरियल लैंड थी। और ये सब चीज़ें थे कि जो किसे पीपल्स को जो भी पीपल थे वहाँ पे उनको यही चीज़ों का गुस्सा आता था। और फिर या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, why did the people of Germany got angry or disgraced did not like the पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइले। तो फिर आप उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते थे, मतलब लिख सकते हो, सॉरी। तो आगे काम पढ़ते हैं। Effects of war. The war had devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From a continent of creditor, Europe turned into one of the debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for sins of old empire. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was finally crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy target to attack in the conservative nationalist circle. They were mockingly called November criminals. The mindset had major impact on the political development in early 1930s, as we will see soon. तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जो वॉर है वो तो फ्री में तो बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव जो साथ में लाएगी। तो जो जर्मनी थी अब वहाँ पे मतलब सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि मतलब मोस्ट ऑफ यूरोप में जहाँ से मतलब वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश लोगों की वो टाइम पे हम तो कॉलोनी थे तो वहाँ हमारे सोल्जर्स को उन्होंने मतलब उनको उनकी अगर कम पड़ रही होंगी तो उन वहाँ पे बेचते थे। तो वैसे बोला तो पूरे मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स थे जहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि लोगों को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत पुअर होना पड़ा। जैसे अभी कोरोना की वजह से ये टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी। इंडिया की इकोनॉमी की ट्रेड या फिर हमारा जीडीपी बोल सकते हैं माइनस में चला गया था। तो यही बात है कि जब भी कोई वॉर होती है तो वो फ्री में तो कुछ लाती नहीं है, चाहे फिर वो अभी ऐसी वॉर हो मतलब जैसे अभी ये लड़ाई वाली वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे, या फिर ऐसे मेडिकली कोई चीज़ मतलब जैसे वायरस आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया तो अभी जीडीपी भी इंडिया का बहुत डाउन गया, तो वैसे माइनस में गया एक्चुअली। तो फिर ये जो वाइमर रिपब्लिक थी वो वॉर गिल्ट जो था मतलब तुम्हारे वजह से वॉर हुआ और उसके बाद वाइमर रिपब्लिक में जो चीज़ें हुई उसका जो गिल्ट था मतलब एक्चुअली उनकी वजह से नहीं हुआ था, किसी की वजह से हुआ था, पर लोग क्या कह रहे थे कि तुम्हारे वजह से हुआ। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के मन में बस यही एक रहता था कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। तो यही सारा बोझ धोते धोते वो चल रहे थे, नेशनल ह्यूमिलेशन करने पे गए और फिर फाइनली उनको वो कंपेनियन पे करना पड़ रहा था। उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। और फिर जो इस वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वो तो कुछ मेन सोशलिस्ट रहते थे जिनको मतलब सही गलत का फ़र्क समझता था। फिर कैथोलिक जो चर्च के लोग रहते थे उनको भी मतलब अब उनको सही गलत का फ़र्क भी समझता है, तो वो लोग थे। कुछ डेमोक्रेट्स थे। तो ये जो लोग थे वो इजी टारगेट थे, जो कंजर्वेटिव्स थे मतलब जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थे, कि मतलब जो बोलते थे कि यही क्रिमिनल्स है, उनकी वजह से ये ऐसी चीज़ें हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था नवंबर क्रिमिनल, देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं, नवंबर क्रिमिनल्स, सॉरी नवंबर क्रिमिनल्स, तो वैसा ही यहाँ पे हो गया। और फिर वो उनको नवंबर क्रिमिनल्स लगा क्योंकि ये नवंबर में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई और फिर ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वाइमर रिपब्लिक बॉर्न हुआ। फिर उतना होने के बाद फिर
ये इसकी वजह से पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा लोगों पे। और फिर बाद में ऐसा होने के बाद लोगों को भी लगता था कि अब कितना करके अभी हम कितना करें। तो आगे बढ़ते हैं। The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists laid great stress on need of men to be aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in their trench, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisonous gases and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied central stake in the public sphere, while popular support grew from conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not share the instability of interwar Europe. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताया जाता है कि तब डिमिलिटराइज तो कर दिया था जर्मनी को, तो ये जो भी सोल्जर्स थे उनको जो बड़े बड़े सिविलियंस थे उससे भी ज़्यादा मान इनको मिलने लगा है। इनको बहुत उन सिविलियन से भी बड़ी पोस्ट जैसे बोलने लग गए वो टाइम के लिए। और सिर्फ उतना हो जाने के बाद पर इनको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े। इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, मस्कुलाइन बनना पड़ा, मर्दानगी वगैरह बात दिखानी पड़ी, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, उनको एग्रेसिव बनना पड़ा। और फिर बाद में उनको कभी कभी ट्रेंचेस में रहना पड़ता था, वहाँ पे उनको मतलब फंस कर रहना पड़ता था। कभी कभी वहाँ पे रैट्स रहते थे जो खाना खाता था, बहुत सारे उनको पॉइजनस गैसेस से फेस करना पड़ता था। फिर कभी कभी एनिमी उनको मतलब टॉर्चर करते थे, जैसे हम बोलते हैं ना 3rd डिग्री टॉर्चर, वैसे उनको बहुत टॉर्चर करते थे। और फिर यही सब होने लगा। फिर अभी दोस्तों हम आगे का पार्ट बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा ही लूँगा अभी, क्योंकि एकदम ही अगर मैं सब कुछ पढ़ा दूँगा तो सब फैल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा समझने का वही मेरे को अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।